नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हम श्री राम की मर्यादा और सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं, एक कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। दिल्ली में रावण के पुतले का दहन कर प्रधानमंत्री ने दिया धैर्य, विजय और यश का संदेश। कहा जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पर तोड़ने और भाईचारा बिगाड़ने वाली शक्तियों का भी दहन हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण भारतीयों की धैर्य को मिली सफलता का प्रतीक है और हर भारतीयों को 10 संकल्प लेने की बात की है। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि रामराज बैठे तय लोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब राम अपने सिंहासन पर विराजित तब पूरे विश्व में हर्ष हो, सभी के कष्ट का अंत हो और सभी के कष्ट का अंत होने पर विकसित भारत का सपना पूरा होगा। और इन 10 संकल्प में क्या क्या है? आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें, अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे रखें, ज्यादा से ज्यादा लोकल वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करें, निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान रखेंगे और खराब गुणवत्ता के कारण देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, पूरा देश देखेंगे। देश देखने के बाद आप देखिए समय मिले तो विदेश भी यात्रा के लिए सोचेंगे। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करेंगे, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करेंगे। इसलिए इससे क्या होगा? हमारे छोटे किसानों को और हमारी सेहत का लाभ होगा। योग, खेल और फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। कम से कम आप देखेंगे कि एक गरीब परिवार का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। और जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास रसोई गैस, बिजली, पानी, उपचार की सुविधा नहीं है, तब तक आप देखिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर भारतीय लाभार्थी तक पहुंचना है, ये प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। राजनाथ ने चीन सीमा से सटे तवांग में की शस्त्र पूजा। ये आप देखेंगे, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे चाइना से, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्से की बात हो रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 3 नहीं 4 पुतलों का दहन हुआ है। द्वारका में आयोजित रामलीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस बार 3 नहीं 4 पुतलों का दहन किया गया। इस बार चौथा पुतला नारियों पर अत्याचार करने वालों के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था। प्रधानमंत्री को देखने और सुनने हजारों की संख्या में लोग उमड़े और इससे पूर्व वर्ष 2019 में वह सेक्टर 10 में आयोजित रामलीला देखने आए थे। तब आयोजकों ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर व सुप्रीम कोर्ट की पृष्ठभूमि में मंच तैयार किया था। ये आप देखिए, चुनाव आ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ को करें मतदान, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। संघ प्रमुख ने आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं को किया सचेत। कहा मंत्र विप्लव से भ्रम और द्वेष फैला रहे सांस्कृतिक मार्क्सवादी। मणिपुर में सोची समझी साजिश के तहत कराई गई हिंसा। ये आप लोगों को एक बात बता दूं कि आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में। केवी हेडगेवार इसके संस्थापक थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन माना जाता है इसे, ठीक है। गुजरात में शुरू हुआ दुनिया का पहला नैनो डीएपी प्लांट। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। और कलोल प्लांट से रोजाना 2 लाख बोतल तरल डीएपी का होगा उत्पादन। किसानों के लिए आप देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और नैनो डीएपी से बढ़ी गई आत्मनिर्भरता भी। और आप देखिए यह प्लांट 70 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और आप देखेंगे कि 100% स्वदेशी तकनीक और संसाधनों से निर्मित नैनो डीएपी के तहत उर्वरकों के उपयोग से किसान उपज बढ़ाने के साथ ही बंजर होती जमीन को भी बचा सकेंगे। ये आप लोग देखिए, एक बार गुजरात चलिए, देखिए हमारा भारत है, इसमें गुजरात आपको देखने को मिलेगा। गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। प्रधानमंत्री मोदी साहब और आपके जो गृह मंत्री है ना, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह, वो भी गुजरात से ही संबंध रखते हैं। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। ये आप देखिए 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत। वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा। इस बात का अनुमान S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने PMI
कि अपने नवीनतम अंक में बताया है 2021 और 2022 में तीव्र आर्थिक विकास दर और 2023 में जीडीपी में मजबूत वृद्धि लगातार जारी है। देखिए आप लोगों से कहता हूं इकोनॉमी के लिए आप लोग क्या करिए, एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ लीजिए। ये छोटी छोटी शब्द रहते हैं, जीडीपी क्या है, तो ये सब के बारे में आपको मतलब होना चाहिए मालूम। या किसी जीडीपी या किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम मूल्य वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कुल मौद्रिक मूल्य होता है एक तरह से, और जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। एक साल के अंडर में गिना जाता है एक, ठीक है, सामान्यतः, ठीक है। एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल मूल्य की बात हो रही है। अब मुक्त वीजा पर श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को मुफ्त पर्यटन वीजा जारी करने की नीति को मंजूरी दे दी है। अब भारतीय 58 देशों की यात्रा मुफ्त वीजा पर कर सकेंगे। देखिए श्रीलंका है, पाक जलनमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। समलैंगिक विवाह मामले में अपने निर्णय पर कायम है, सीजीआई कह रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संवैधानिक मुद्दों पर कई बार न्यायिक निर्णय अंतरात्मा की आवाज पर दिए जाते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह समलैंगिक मामलों में अपने अल्प मत निर्णय अब भी कायम है। ये आप देखिए इनके पक्ष में थे। समलैंगिक मतलब आप देखिए समान लिंग वालों जो शादी करते हैं ना, आजकल आप लोग देख रहे होंगे देश में कई तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं जहां लड़का लड़की से शादी कर ले रहा है, लड़की लड़की से शादी कर ले रही है, तो उसी में। मणिपुर में अवैध आप्रवासी कभी भी स्वीकार नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब आप देखिए ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी है। नागालैंड, असम, मिजोरम से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। 15 अक्टूबर 1949 में से संघ में शामिल किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। राज्य का दर्जा मिला था 1972 में। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं और 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये चिनपिंग ने रक्षा मंत्री ली सांगफू को किया बर्खास्त। ये वित्त और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री को भी पद से हटाया गया है। इन मंत्रियों को हटाने के कारणों को लेकर नहीं दिया स्पष्टीकरण। यह आप देखते हैं कि कहां की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, और वो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो चाइना है। मुंबई हो या इजराइल, बेकसूरों की हत्या का जायज नहीं है। ये आप देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा सभी आतंकी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं। विलंकन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में मुंबई आतंकी हमले का भी जिक्र किया है। 2008 में जो हुए थे ना हमारे देश पर, उसी की बात हो रही है। यूएनएससी की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है यहां। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 15 सदस्य देखने को मिलेंगे, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इनके पास एक तरह से शक्ति है, एक तरह से आप देखते हैं कि विशेष शक्ति मिली हुई है कि अगर कोई किसी प्रस्ताव को पास कराना है तो उसमें आप देखिए इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी सदस्य उस पर सहमत नहीं होता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। उड़ीसा सरकार ने पांडियन को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सचिव वी के पांडियन के पद छोड़ने के 24 घंटे के बाद उन्हें 5T व नवीन उड़ीसा का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। पांडियन ने सोमवार को BRS ले लिया था और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक अब पांडियन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अधीन काम करेंगे। चलिए उड़ीसा चलते हैं। देखिए आप लोग देखेंगे ये उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहां आप देखेंगे कि विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रघुवर दास यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भारतीय पैरा एथलीटों ने दूसरे दिन भी बरकरार रखा दबदबा। ये आप देखते हैं कि हांगझू चाइना में जो आप देखते हैं कि एशियाई खेल हो रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। पैरालंपिक कहने का मतलब होता है क्या? जो विकलांग होते हैं वो भाग लेते हैं इनमें।
बस में धूम्रपान से परेशानी पर यात्री को मिला मुआवजा। ये आप देखेंगे एनसीडीआरसी ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग को दिया आदेश। एक यात्री ने बस में धूम्रपान के चलते घुटन होने पर की थी मुआवजे की मांग। तो ये आप देखते हैं, रोक दिया करिए अगर कहीं आपको परेशानी होती है तो। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक सब फैसला दिया है, कहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली है और आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। पत्नी की स्नातक डिग्री भरण पोषण को कम करने का आधार नहीं है। ये आप देखें, दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इस आधार पर अंतरिम भरण पोषण को कम नहीं किया जा सकती कि पत्नी के पास स्नातक की डिग्री है। कोर्ट ने यह टिप्पणी परिवार अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाले पक्षों द्वारा दायर क्रॉस अपीलों पर सुनवाई के दौरान की है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस तरह के पारिवारिक मामले भी आजकल आ रहे हैं कोर्टों में। भारत मलेशिया की सेनाओं ने शुरू किया प्रशिक्षण अभ्यास। मेघालय की उमरोई छावनी में भारतीय और मलेशिया सेना ने संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य परस्पर सैन्य संचालन क्षमता विकसित करना है। और मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि सोमवार से शुरू हुआ अभ्यास हरी माऊ शक्ति 2023 5 नवंबर तक जारी रहेगा। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, इसमें इसका नाम जरूर रखिएगा, हरी माऊ। ये कई बार पूछ लेता है कि किन दो देशों के बीच प्रशिक्षण अभ्यास था सेनाओं की, तो ये मलेशिया और भारत के बीच था। और आप देखिए, पिछला संस्करण नवंबर 2022 में जुलाई किलुआंग में आयोजित किया गया था। ये 60 करोड़ गरीबों का उत्थान मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्य है, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में नेतृत्व करने की स्थिति में है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। और महुआ मामले में जांच में एनआईसी करेगा पूरा सहयोग, ये वैष्णव कह रहे हैं। आप देखते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात हो रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी अमल को लेकर यूजीसी चलाएगा अभियान। देश भर के विश्वविद्यालयों को 6 जोन में बांटकर होगी चर्चा। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों से लेकर आप देखिए डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति लेंगे इसमें हिस्सा। सीबीएसई स्कूल में 1 जनवरी से होंगी प्रायोगिक परीक्षाएं आपकी। केवल 27% शहरी बसें दिव्यांगों के अनुकूल हैं। शहरों के भीतर आप देखिए चलने वाली बसों में कुल 35% में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं हैं। और एक सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल जारी किए थे विस्तृत दिशा निर्देश। देश में इंटरसिटी ऑपरेशन में आप देखिए शामिल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1,01,908 बसों में से केवल 26,993 बसें ही दिव्यांगों के लिए पहुंच के योग्य हैं। अब आप देखिए, जो दिव्यांग हैं उनके हिसाब से भी तो उन्हें सुविधाओं के हिसाब से भी बसें होनी चाहिए, उन्हीं की बात हो रही है। ये सब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है आपके, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तेलंगाना हो गया, और आप देखते हैं मिजोरम में है आपके। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आपको बता दूं कि एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 को पढ़िए आप लोग। चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, और इसका दिल्ली में सचिवालय देखने को मिल जाएगा आपको। सब जगह अपनी अपनी बातें हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। खूब नई नई घोषणाएं भी हो रही हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो दे देंगे। हिमाचल प्रदेश में देवताओं का महाकुंभ, भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा। ये हिमाचल प्रदेश देखना हो तो ये हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की इसकी सीमा की बात करें तो लद्दाख से लगती, जम्मू कश्मीर से लगती, पंजाब से लगती है, हरियाणा से भी लगती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। यहाँ के अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं।
विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसी के साथ अन्याय किए बिना मराठा आरक्षण दिलाएंगे, ये आप देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में भी आप देखते हैं कि आरक्षण को लेकर काफी आंदोलन हो रहा है ना, मराठा आरक्षण को लेकर, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आरक्षण आप देखिए बड़ा विवादित मुद्दा है, इस पर कहीं बोलते हैं कहीं कुछ लिखते हैं तो बड़ा न्यूट्रल होकर लिखा करिएगा और सोच समझ के लिखा करिएगा, एक तरफा मत चले जाया करिएगा। ये आप देखेंगे महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी है, 1 मई 1960 में ये राज्य बनता है। और आप देखते हैं कि एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। कैदी के फरार होने की आशंका के आधार पर पैरोल से नहीं किया जा सकता इनकार, एक कोर्ट कह रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है 3-4 साल में मिल सकती है पराली की समस्या से मुक्ति। पंजाब हरियाणा में कंपोस्ट बायोगैस प्लांट की योजना को गति देगी केंद्र सरकार। देखिए पराली का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं कि फसल आप काट लेते हैं, नीचे जो डंठल बचते हैं ना उसी को अवशिष्ट कर देते हैं, उसी को पराली कह देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा किसान क्या करते हैं कि उसे आप देखते हैं कि जला देते हैं। इससे क्या रहता है कि खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन उनके पास भी कोई सुविधा नहीं है, उन्हें आसान यही लगता है तो वो वही करते हैं। 2018 में बठिंडा के गांव में मेहमा सरजा से इसकी शुरुआत की गई थी और बेलर मशीन से पराली को लकड़ी की गांठों में तब्दील कर फिर इसे गट्ठर में बांधकर उसका भंडारण करने, उसे प्लांट तक लाने की कारगर व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और सरकार अगर मदद करे, आप देखिए किसान मदद करे तो इसका निपटान हो सकता है। इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा सकता है। खोई और पराली जलाने से खतरे किडनी में भी है। क्यों हो रही किडनी की बीमारी, शोधकर्ताओं ने गन्ने की खोई से निकलने वाले सिलिका कणों की पहचान की है। सिलिका कण नाक या फिर मुंह के जरिए सांस लेने पर लोगों के शरीर में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो लोग दूषित पानी भी पी रहे हैं उनके शरीर में भी सिलिका कट जा रहा है। और शोध में शामिल दल ने इस खास बीमारी के रोगियों की किडनी टिश्यू में दूसरी ज्ञात किडनी बीमारियों की तुलना में आप देखिए काफी अधिक सिलिका कण पाने की बात हो रही है। CMS और नेट ग्रिड जैसी निगरानी प्रणालियों को पर केंद्र से जवाब तलब किया गया। एनजीओ CPIL और SFSLC ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी प्रणालियों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरण करने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है और इस याचिका में दावा किया गया है कि केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जैसी निगरानी प्रणालियों से नागरिकों की निजता के अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पंचतत्व में विलीन हुए बिशन सिंह बेदी, दिल्ली में हुआ था अंतिम संस्कार। दिग्गज क्रिकेटरों ने नम आंखों में दी विदाई। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज थे। ये भनेड़ा गांव में डेंगू का कहर, चिकित्सक रोज भाग जाते हैं सर और 20 दिन में 1,500 लोगों की जांच करने पर मिले डेंगू के 55 मरीज। भनेड़ा गांव में अधिकांश घरों में बुखार के मरीज। एक साफ सफाई अपने आसपास रखते रहा करिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिए। दुबई और सिंगापुर से भी महंगा दिल्ली से पटना रांची का विमान किराया। और आज तड़के बांग्लादेश तट को पार करेगा चक्रवाती तूफान हामोन। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षिका की पहल से स्मार्ट हो रहे स्कूल
और छत्तीसगढ़ के धमतरी के मगर रोड ब्लॉक में रंजीता साहू लिख रही सुरक्षित सुशिक्षित समाज की पटकथा। मैंने आप लोगों से हमेशा बोला है, आपने देखा होगा कि आपका अगर सरपंच, आपका स्थानीय जो नेता है जिसे आप चुनते हैं, वो अगर ईमानदार रहता है, आपका टीचर ईमानदार रहता है निचले स्तर पर, तो बहुत बेहतर समाज बनाया जा सकता है, बहुत बेहतर विकास किया जा सकता है। लेकिन बहुत इस तरह के ईमानदार देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद करते हैं। सेमीफाइनल नहीं है विधानसभा चुनाव, ये आप देखिए कई राज्यों में चुनाव हैं, तो चूंकि राज्यों के चुनाव मुद्दे काफी अलग होते हैं, इसलिए उनके जनादेश से आगामी लोकसभा चुनाव का कोई खास संकेत नहीं मिलता है। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, राजनीति पर पूरा है। और आप लोगों को 2018 के चुनाव देखना चाहिए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और आपने देखा होगा राजस्थान में चुनाव थे और तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन एक साल बाद ही, कुछ समय के बाद ही आपके लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में एक तरफा जीत मिली और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 7 सीटें मिली। तो राज्यों के अलग मुद्दे रहते हैं, मुख्यमंत्री के लिए जो चुनाव होते हैं, विधायकों के लिए जो चुनाव होते हैं, और केंद्र के मुद्दे अलग रहते हैं जब आप देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है। सरकारी स्कूलों की घटती स्वीकार्यता, ये छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर होनी है। नियुक्ति के बाद उन्हें एक मुश्त वेतन मिलेगा और भविष्य में किसी प्रकार का स्थायित्व या मानदेय परिवर्तन का लाभ नहीं मिलेगा। आखिर जिसे अपने भविष्य के प्रति आशावान होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, वह बच्चों में प्रेरणा और आशा का संचार कैसे करेगा। वास्तव में हर स्तर पर नियमित और प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करना राष्ट्र का उत्तरदायित्व है और इसमें की गई कोई भी कोताही राष्ट्र के भविष्य के प्रति अन्याय है। जापान के पुनः उठ कर खड़े हो जाने में भी जो नीतियां मददगार बनी थी, उनका अध्ययन यदि भारत ने समय रहते कर लिया होता तो आज हमारी ज्ञान पूंजी विश्व में प्रथम स्थान पर स्वतः पहुंच गई होती है। और जिस विनाश और अपमान को जापान ने सहा था, वैसा शायद ही किसी अन्य देश ने सहा हो और उस स्तर से उठकर स्वयं को पुनः प्रतिष्ठित कर लेने के पीछे उसकी नीतियों और नेतृत्व का हाथ था। और यह भी तभी हो पाया जब वहां के नागरिकों ने इन दोनों पहलुओं को स्वीकार किया और क्रियान्वयन में जी जान लगा दी। और आप देखिए, सबसे लगा दी। जापान के इस अद्भुत पुनरुत्थान के लिए यदि सबसे अधिक श्रेय किसी वर्ग को जाता है तो वह अध्यापक और शिक्षकों ने ऐसी पीढ़ियां तैयार कर दी जिन्होंने अपना सर्वस्व ईमानदारी, कर्मठता और लगनशीलता से देश को सर्वोपरि मानकर उसे समर्पित कर दिया। जापान की नीति निर्धारकों ने पहले ही तय कर लिया था कि देश को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी। एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना होगा जो भविष्य निर्माण में अपने श्रम और समय के महत्व को समझे और प्रत्येक नागरिक को अपने कार्य निष्पादन, चरित्र और राष्ट्रभक्ति का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल को लक्षित किया, क्योंकि दृष्टिकोण परिवर्तन करने का सबसे सफल मार्ग वही हो सकता है जो इन स्कूलों में दिन प्रतिदिन के आचार विचार और व्यवहार में देखा जा सके, जो बच्चों के लिए अनुकरणीय बन सके। यदि स्कूल जाने वाले छात्र प्रतिदिन यह देखते हैं कि सभी अध्यापक समय से आते हैं और उनका स्नेह उन्हें लगातार मिलता है और अध्यापक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के नए नए तरीके अपनाते हैं, हर बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, सेवा भाव तथा दूसरों की सहायता करने की और उन्हें सदा प्रेरित करते रहते हैं, तो ये सभी गुण और कौशल स्वतः ही उनके जीवन व्यवहार में सदा के लिए स्थायी जगह बना लेते हैं। कल्पना कीजिए उस सरकारी स्कूल की जिसमें आप देखिए निर्धारित संख्या में अध्यापक उपलब्ध हों, कोई कभी भी देर से कक्षा में ना आता हो, सभी आपसी सहयोग का भाव रखते हो, हर समय बच्चे की हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर रहते हो और जिनको किसी बड़े अधिकारी का अनावश्यक भय ना हो। जापान ने अपने हर स्कूल को ऐसे ही बनाया क्योंकि उसने ऐसे स्कूलों को भविष्य निर्माण की कुंजी माना, वह सफल भी रहा है। हम जापान की प्रगति के बारे में जानकर अभिभूत तो होते हैं, लेकिन उसके तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता नहीं समझते। शायद यही कारण है कि हमारे देश में ना जाने कितने विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं। कुछ विद्यालय तो 1-2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। ये वैसा ही हाल है कि आप देखते हैं किसी सफल इंसान को आप देखते हैं तो कहते हैं बड़ा अच्छा सफल है, लेकिन उसने क्या संघर्ष किया, कौन से रास्ते चुने, उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
निस्संदेह आजादी के बाद से भारत ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में आशातीत उपलब्धियां हासिल की हैं। साक्षरता दर को 18 से 80% तक लेकर आए हैं हम लोग। और आप देखिए हमारे देश में साक्षरता की बड़ी अजीब परिभाषा है, जो पढ़ लिख लेता है वो साक्षरता है। इसलिए और भी इस बीच जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है, लेकिन भारत के सरकारी स्कूलों की साख लगातार घटती जा रही है और उनकी स्वीकार्यता केवल उस वर्ग में रह गई जिसके पास निजी स्कूल में जाने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। लोग सरकारी अस्पताल और सरकारी शिक्षकों यानी कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से बेहतर सोचता है कि घर में ही बैठे। समझ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति हमारे देश में। और आप देखते हैं कि स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही उच्च शिक्षा तथा शोध एवं नवाचार की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। ये आप लोगों से एनसीईआरटी कहता हूं ना कि पढ़ते रहा करिएगा, तो वैसे ही हालत है कि आपका अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा निचले स्तर से, आप देखिए प्राथमिक शिक्षा से, तो आप आगे क्या कर पाएंगे। और इसकी आप देखते हैं कि स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही उच्च शिक्षा तथा शोध एवं नवाचार की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। भारत की विविधताओं से परिचित हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि समेकित और समावेशी विकास केवल निजी स्कूलों में महंगी शिक्षा व्यवस्था और निजी अस्पतालों में वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक आशाजनक संभावनाएं उभरी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप देखते हैं कि स्थितियां कब सुधारेंगी यह तो समय ही बताएगा। सामान्य रूप से जो अति आवश्यक सुधार स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अब तक हो जाने चाहिए थे, उनकी गति अभी भी क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर शिथिलता की ओर इशारा करती है। वर्ष 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने हर एकल अध्यापक स्कूल के लिए अपने बजट से दूसरे अध्यापक की नियुक्ति का प्रावधान किया था और उसके तहत नियुक्तियां हुई थी, मगर आज भी अनेक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक अध्यापक है। आखिर 1986 से 2023 की लंबी यात्रा में हम केवल यही प्रगति कर पाए हैं और विश्व में अपनी साख बना रहा भारत यह कैसे न्यायोचित ठहरा सकेगा कि वह आज अपने प्राइमरी छात्रों को पर्याप्त अध्यापक नहीं दे पा रहा है। अधिकांश राज्यों में अभी भी छात्र अध्यापक अनुपात के आंकड़े निराशाजनक हैं, क्योंकि 2009 में देश की संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम लगभग भुला दिया गया है और यदि ऐसा ना होता तो छात्र अध्यापक अनुपात 30:1 को लागू कर दिया गया होता और तब शायद यह एकल अध्यापक स्कूल जैसी अस्वीकारता स्थिति पैदा नहीं होती और सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी होती। एनसीईआरटी के निदेशक रहे लेखक शिक्षा और सामाजिक समरसता सद्भाव के क्षेत्र में काम करते हैं। इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। चौकीदार। वनवास समाप्ति के उपरांत श्री राम अयोध्या के राजा बने और आप देखिए श्री राम अयोध्या के राजा ही नहीं अपितु अयोध्या के चौकीदार थे। इसी प्रकार भारत रामराज्य के चौकीदार थे। लक्ष्मण भ्रातृत्व के चौकीदार थे। शत्रुघ्न चौकीदार के चौकीदार थे, अर्थात सभी के। इसी तरह आप देखिए हर मानव चौकीदार है मानवता का, लेकिन रहे तब तो। कल देख रहा था मैं रावण को जलते हुए, लोग उस पर आप देखते हैं कि लाठी बरसा रहे थे। मैं सोच रहा था कि आज हम सोचिए कि क्या रावण सी बुरी स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है। हम उससे भी गए गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बड़ी खुशी से जला रहे थे उसे। योजनाओं की गुणवत्ता। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर का आकलन आशा के अनुरूप है कि अगले 7 वर्षों में भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस तरह आकलन अन्य रेटिंग एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कर चुका है। उसका तो यह मानना है कि भारत 2027-28 तक ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कह चुके कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और यद्यपि 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी आम धारणा यही कि भारत अगले 5-7 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और अधिक बढ़ेगा, लेकिन क्या यह उपलब्धि हासिल करने के साथ ही आम भारतीयों का जीवन सुगम होगा? यह वह प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि विकास के इंजन कहे जाने वाले हमारे शहर और यहाँ तक कि महानगर भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के बाद भी शहरों की सूरत अपेक्षाओं के अनुरूप बदलती नहीं दिख रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि नगर निकायों और शहरी विकास की अन्य एजेंसियों के काम करने का ढर्रा पहले जैसा ही है और इसी कारण ठंड के दस्तक देने के साथ ही देश में राजधानी समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण की चपेट में आ गया है और ऐसा प्रदूषण से निपटने की तमाम दावों के बावजूद हुआ है
और ऐसे दावे वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाद वाला ही है। यह ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में देश भर में बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास हो रहा है और वह ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच रहा है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि जो राजमार्ग, सड़कें, पुल आदि बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है? इसी तरह क्या यह भी किसी से छिपा नहीं कि नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ आधारभूत ढांचे की विभिन्न योजनाएं जब तक पूरी होती हैं तब तक भी अपर्याप्त साबित होने लगती हैं। ऐसा बढ़ती आबादी के दबाव के कारण भी होता है और समस्याओं का फौरी समाधान करने की प्रवृत्ति के कारण भी। आखिर हमारे नौकरशाह भविष्य की चुनौतियों का सही आकलन करते हुए योजनाएं क्यों नहीं बना पाते हैं? यह समझ जाना चाहिए कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के साथ ही शहरी और ग्रामीण जीवन को सुगम बनाने की योजनाओं की गुणवत्ता पर भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ आम लोगों को भी अपने नागरिक दायित्वों के प्रति सजग होना होगा, क्योंकि कोई भी देश जनता के सहयोग से ही उन्नत बनता है। एक जानलेवा चिट्टा, ये आप देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की पहुंच समाज के लिए बड़ा खतरा है, वहां रहने वाले विद्यार्थियों पर नजर रखी जाए। जलवायु परिवर्तन और दिव्यांग, ये आप देखिए जलवायु परिवर्तन समाज के सभी तबकों को समान रूप से प्रभावित करता है, लेकिन जलवायु आपदा के दौरान और उसके पश्चात दिव्यांग इसके प्रभाव में के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। अचानक आने वाली आपदाओं के प्रति भी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूसरों की तुलना में अलग और गंभीर रूप से अनुरूप करते हैं। ऐसे में आप देखिए जरूरी है कि जलवायु संकट के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं को दिव्यांग उन्मुख बनाने की पहल की जाए। विकलांगता और सतत विकास लक्ष्य पर संयुक्त राष्ट्र की पहली रिपोर्ट 2018 में दर्शाती है कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में पिछड़े हुए हैं। वास्तव में आपदा संबंधी पर्याप्त ज्ञान होने से चरम मौसमी घटनाओं के खिलाफ जीवित रहने के बेहतर मौके तलाशने में आसानी होती है, लेकिन दिव्यांगों के बीच शिक्षा के निम्न स्तर के कारण ऐसी स्थिति में वे अपने आसानी से निर्णय नहीं ले पाते। दूसरी तरफ सीमित गतिशीलता और कमजोर इंद्रियों के कारण दिव्यांगों को तूफान, बाढ़ और चक्रवात जैसी विनाशकारी घटनाओं से बाहर निकलने में कठिनाई होती है। आम लोगों की तुलना में जलवायु परिवर्तन का दिव्यांगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी त्वरित प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और जिससे उनके स्वास्थ्य या जीवन की हानि होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं के आने से जबरन विस्थापन का खतरा बढ़ जाता है। इससे में दिव्यांगों को बड़े हुए सुरक्षा जोखिमों और समावेशन में बाधा का सामना करना पड़ता है। जलवायु आपात स्थितियों में दिव्यांगों को सुगम परिवहन और आपातकालीन आश्रयों तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और विडंबना यह है कि जब भी जलवायु संकट की बात आती है तो नीति निर्धारण करते समय दिव्यांग समुदाय को दुनिया भर की सरकारों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है और निर्णयकर्ता अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में दिव्यांगों पर पूरी तरह विचार ही नहीं करते हैं। जाहिर कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल होने की योजना बनाते समय दिव्यांगों की जरूरतों के हिसाब से प्राविधान करना जरूरी हो जाता है। ऐसा ना होने से आप देखिए पहले से ही उपेक्षित यह तबका जलवायु आपदा के समय भी खुद को और भी उपेक्षित और लाचार पाता है। जलवायु संकट से दिव्यांगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिव्यांग समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। दिव्यांग समुदाय को शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि जलवायु संबंधी आपदा आने पर आप भी वे उचित प्रतिक्रिया कर सकें। चलिए ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए वनीकरण में छिपा है जलवायु संकट का हल। 1990 से अब तक आप देखिए 42 करोड़ हेक्टेयर वन खत्म हो चुके हैं। कृषि के लिए बदलता भूमि उपयोग इसका कारण है। वैश्विक भूमि का 31% वन आच्छादित है, पर उसका वितरण समान नहीं है। हालांकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनीकरण को लेकर वह गंभीरता नदारद है जो मानव अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण पर गहरे संकट का एक बड़ा कारण सिकुड़ता वन परिदृश्य भी है। उम्मीद है कि यूएई में आयोजित होने वाले 28वें जलवायु सम्मेलन में इस पर चिंता की जाएगी। एक बात आप भी जानते हैं कि पहले आप लोग घर से निकलते होंगे तो आप लोग देखते होंगे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते होंगे आपको, लेकिन आजकल आप देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ जंगल होते दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई साहब की टेंशन खरी खरी तंज कसा जाता है। पंजाब को भी सुनने की जरूरत है। ये आप देखिए क्या हरियाणा पंजाब के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर जो चल रहा है ना, तो वही कहानी है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, सतलज यमुना लिंक की बात हो रही है। इस पर एक क्लास ली हुई थी, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें डली हुई है कि पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की हरियाणा में,
तब और इनमें दोनों में तालमेल नहीं हो पाता है। कार्मल में बड़ी महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है। और आप देखते हैं इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। पुरुषों ने महिलाओं से हमेशा श्रम करवाया, लेकिन उतना पैसा नहीं दिया जितना उसी काम के लिए पुरुषों को दिया जाता है। आप लोग भी देखते होंगे, ये तो नॉर्मल सी बातें देखने को मिलती हैं। सरकारी योजनाओं का समाज के निचले तबके में दिख रहा बड़ा असर। प्रधानमंत्री साहब करें पीएम स्वनिधि के 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए, जनधन, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना से बड़ी आबादी को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने की मदद की है। बैंकिंग प्रणाली को से पहली बार जोड़े गए लोगों को कि देश में वितरित कुल कर्ज में हिस्सेदारी 8%, जमा में 4% योगदान की बात हो रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर अब अधिक आशावादी हूं, जयंत वर्मा कह रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने कपाड़ से कमाए कितना 28 करोड़। गोयल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शामिल हुआ है। चांदी में आप देखिए 500 रुपए की गिरावट, सोना भी टूटा। सेलो वर्ल्ड ने तय किया आईपीओ का प्राइस मूल्य 2030 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बनेगा, जो आपको बताया ना। इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल 7 वर्षों में हो जाएगा 10 गुना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है 2030 तक कुल ऊर्जा में 50% होगी नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी। इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, ये आप लोग बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बाकी आप देख रहे हैं इजरायल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी की बातें हो रही है। रिहा होने पर इजरायली महिला ने कहा नरक से गुजरी हूं, 85 वर्षीय। आप लोगों को बताया ना, ये आम लोग ही मारे जाते हैं, उन्हीं पर आप देखते हैं कि ये सब झेलने को मिलता है। 2 देशों के बीच युद्ध हो, 2 संगठनों के बीच युद्ध हो। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। चीन भूटान ने सीमांकन को लेकर टीम गठन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। बीजिंग ने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का आग्रह किया है। और सीमा वार्ता में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी। भारत भूटान ने नहीं किए हैं सीमा समझौते पर हस्ताक्षर। ये भूटान आप देखेंगे, यहाँ हमारा आप देखिए सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ऊपर आप देख रहे हैं भूटान की सीमा चाइना से लग रही है। पाक के लिए महंगा साबित होगा चीन पर आंखें मूंद कर भरोसा करना, वो तो सबका होता है उस पर। जेलसिंकी का दावा, काला सागर में सुरक्षित नहीं रहे रूसी बेड़े। का यूक्रेनी सेना रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से बाहर निकालना चाहती है। दावा धीरे धीरे क्रीमिया से पीछे हट रहा है रूस, बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। एक आप देख रहे हैं कि ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, इनके बीच भी युद्ध चल रहा है लंबे समय से। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्रेमलिन आप देखिए, दिल का दौरा पड़ने की अफवाह थी नहीं ना इनकी। अल अजीजिया मामले में नवाज की सजा पंजाब सरकार ने की निलंबित। अब आप देखिए उन्हीं की सरकार है तो कुछ भी हो सकती है। ट्रंप ने मंडेला से की तुलना, बोले जेल जाने को तैयार हूं। नेपाल के राष्ट्रपति और पूर्व राजा ने दशई पर लोगों को लगाया टीका। ये आप देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। आइसलैंड में समान वेतन की मांग पर महिलाओं संघ हड़ताल पर गई पीएम। हड़ताल से देश में लिंग आधारित हिंसा का भी जताया विरोध। 1975 के बाद हड़ताल को माना जा रहा है सबसे बड़ा कदम। देखिए बराबर वेतन होना चाहिए, वो भी आप देखते हैं उतना ही काम करती हैं। म्यांमार में 99 हिंदुओं का नरसंहार अंतर्राष्ट्रीय अपराध के योग्य है। ये आप देखिए यूएन कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का किया परीक्षण, आप देखेंगे। ये आपका खेल का क्षेत्र है। और आप देख रहे हैं कि क्रिकेट विश्व कप हो रहा है ना, उलटफेर से बचना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम विश्व कप। शरद कमल को हराकर मानव बने विजेता। मानव ठक्कर ने मंगलवार को यहां अनुभवी शरद कमल को 7 गेम तक चली रोमांचक मुकाबले में 4-3 से पराजित कर राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष सिंगल्स में खिताब जीता है। पीवी सिंधु सात्विक चिराग की जोड़ी दूसरे दौर में आप देखेंगे। इंडोनेशिया के ग्रिगोरिया मरिस्का तुंजुंग की कड़ी चुनौती को पार करते हुए आप देख फ्रेंच ओपन में एम थारून अनुपमा उपाध्याय ने जीते स्वर्ण पदक। तेलंगाना के शटलर एम थारून, हरियाणा की अनुपमा ने उपाध्याय ने 37वीं राष्ट्रीय खेलों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में मंगलवार को ये जीते हैं। निशानेबाज सरबजोत
सिंह ने प्राप्त किया ओलंपिक कोटा। आप देखें, पदक जीतने के लिए एक दूसरे की प्रेरणा बने मनीष और प्राची। बने स्ट्रोक कैसे बचाओ, ब्रेन स्ट्रोक की। चलिए आप लोग पढ़ते रहा करिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ये आप देखिए 15वीं शताब्दी की पांडुलिपियां बताएंगी तंत्र क्रिया साहित्य और वेदांग का रस। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयागराज स्थित गंगानाथ झा परिसर को यह जिम्मेदारी मिली है। 56,000 पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है इसमें। ये आप देखिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में वैज्ञानिकों ने 15.2 करोड़ पुराने जीवाश्म की खोज की है। 2017 में आज ही के दिन भारत में वैज्ञानिकों ने 15.2 करोड़ वर्ष पुराने विलुप्त समुद्री सरीसृप एचिथियोसार की जीवाश्म की खोज की थी। यह जीवाश्म कच्छ में मेसोजोइक युग की चट्टानों के अंदर पाया गया था। इचिथियोसार लगभग आप देखेंगे 16 करोड़ वर्ष पहले महासागरों में रहते थे। भारत के पहले आम चुनाव में उतरे 1000 से ज्यादा उम्मीदवार। 1951 में आज ही के दिन भारत का पहला आम चुनाव शुरू हुआ था। यह 21 फरवरी 1952 तक आप देखिए जारी रहा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई थी। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव में करीब आप देखिए 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां थी। इतिहास के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिने जाते हैं पाब्लो पिकासो। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में आज ही के दिन स्पेन में हुआ था। 7 साल की उम्र में पिता ने से कला सीखना शुरू की। 15 वर्ष की उम्र में अपने सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक फर्स्ट कम्युनियन की रचना की। उनकी पेंटिंग वुमेन ऑफ अल्जीयर्स 2015 में सबसे महंगी 17.93 करोड़ डॉलर बिकने वाली पेंटिंग बनी। इसके अलावा पिकासो के पास एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक कलाकृतियां बनाने का भी विश्व रिकॉर्ड है। आधुनिक कला आंदोलन क्यूबिज्म की नींव भी पिकासो ने ही रखी थी। हरा हुआ आसमान, नार्वो के लोफोटेन द्वीप समूह के ऑस्ट बागोया द्वीप के ऊपर आकाश हर रंग की रोशनी से जगमगा गया है। इसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। यह बेहद खूबसूरत नज़ारा दरअसल दुर्लभ घटना की वजह से होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दरार खुल जाने में से शक्तिशाली सौर हवाएं निकलती हैं जो भूचुंबकीय तूफान पैदा करती हैं, जिस वजह से आप देखिए आसमान में ओरोरा फैल गया है। सरसों के बीच उगेगा गुलाब, गेहूं में शिमला मिर्च। ICAR के विज्ञानियों ने किसानों को दी आय बढ़ाने की तकनीक। इंटरक्रॉप कटिंग का वैज्ञानिक तरीका है। अगर सरसों के साथ किसान गुलाब करना चाहते हैं तो गुलाब के लिए एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच लाइन की दूसरी 6 फीट जगह छोड़नी है और पौधे की दूसरी 8 सेंटीमीटर तक रखने की, और इस तरह से एक खेत में 6 से 7 लाइन बना सकते हैं। और सरसों की बुआई इसी तरह करें। सरसों बोने के बाद आप देखिए जनवरी में छोड़े गए स्थान में गुलाब की कटिंग या पौधा लगा दें। पकने के बाद सरसों को काट लिया जाएगा, लेकिन गुलाब मौजूद रहेगा जो कि 2-3 साल तक फूल देता रहेगा। इसी तरह से आगामी दिनों में गेहूं और शिमला मिर्च की फसल भी गुलाब लगाकर लाभ लिया जा सकता है। वेगा लोगों में अचानक मौत का खतरा 16 गुना अधिक, ये अनुसंधान कह रहा है। बच्चों में कोविड का संक्रमण रहता है औसतन 3 दिन। कर्लर या स्ट्रेटनर से सबसे ज्यादा जलते हैं लोग। एक ही सेंटर में आप देखिए बस 2013 से 2022 के बीच बच्चों और युवाओं पर किया गया अध्ययन। 97.4% जलने की चोटों के लिए हेयर कलर और कलिंग आयरन जिम्मेदार है। स्कूल ना जाने के लिए गड़ी घरेलू हिंसा की कहानी, ये चाइना की घटना है। चलिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।